नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट दूसरा है और यह जो प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूं कौन से टॉपिक के अंतर्गत आ रहा है तो शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन लेसन नंबर 6 शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन शिक्षण कौशल के अंतर्गत जो कि सुपर टेट का 10 नंबर का पार्ट है। तो उसके अंतर्गत हम ये जो शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन है उस थ्योरी को पढ़ाया, उसके अकॉर्डिंग मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। तो आज का हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन के संबंधी। तो 13 प्रश्न तक पिछली वीडियो में कर चुके थे। अगर उन वीडियो को नहीं देखें तो जरूर देखिएगा। उसके बाद 14वें प्रश्न से स्टार्ट करते हैं और 14वें प्रश्न का उत्तर आप लोगों को दिख रहा है। काफ़ी गलती हमारे से हो जा रही है बार बार। तो 14 का उत्तर आप देख रहे हैं तो आपको पता ही चल गया होगा कि इसका उत्तर होगा डी वाला विकल्प। माध्यिका आपको बताना है और माध्यिका का मतलब होता है कि सूत्र होता है कि n बाटा 2वां पद का मान प्लस n बाटा 2 प्लस 1वां पद का मान बाटा 2 होता है। इसका सूत्र होता है। ठीक, अब देखिए पहले माध्यिका को ध्यान में रखिएगा। माध्यिका को पहले आरोही क्रम में या अवरोही क्रम किसी में एक चीज में सजाना है। और एक प्रश्न सीटेट में माध्यिका से बना था कि माध्यिका को किस तरह सजा सकते हैं, मतलब ऐसे ही दिया था और उसमें दिया था कि आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, अवरोही आरोही दोनों क्रम में और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो विकल्प सही था वो था सी वाला विकल्प, यानी कि आरोही और अवरोही दोनों क्रम में इसको सजा सकते हैं। तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा। डी वाला विकल्प इसका सही होगा, पहले बता चुका हूं। अब चलते हैं आगे। देखिए ऐसे रखिएगा, आरोही क्रम में सजाकर और बीच वाले पद को रखा जाता है। बीच वाले पद को 6/2 पद प्लस 6/2 पद, यानी तीसरा पद और चौथा पद को जोड़ेंगे तो आपको मतलब संख्या पहले ज्ञात की जाती है कि कितनी इसकी संख्या है। तो 6 संख्या है। सम के लिए सूत्र ये वाला सूत्र होता है। ये चीज को ध्यान में रखिएगा। सम के लिए सूत्र है, उसके बाद जितना 3वां पद रखना है, 14 पद रखना है, 2 पद जोड़कर भाग देंगे तो इतना आ जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। ज्यादा हल्का प्रश्न था इसीलिए उस पर ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। अगला 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर बुद्धि लब्धि से आ गया है और यहाँ पर कह रहा है कि आपको क्या ज्ञात करना है तो मानसिक आयु बाटा वास्तविक आयु गुणे 100 और बुद्धि लब्धि आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बाटा वास्तविक आयु। तो इसका जो विकल्प सही हो जाएगा वो वाला हो जाएगा 160 वाला, क्योंकि 8 को ऊपर रखेंगे और 5 वर्ष है तो नीचे 5 को रखेंगे। उसके बाद 100 तो 20×5 100 और ये कटाएंगे तो 160 आएगा। ये नीचे दिया गया है। मोहन अपनी वास्तविक आयु 5 है और वांशिक आयु 8, ऊपर 8 5 160 आ गया है आपका आंसर। तो आपको लोगों को दिख ही रहा होगा ये आंसर आया हुआ है। ठीक, तो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा उसका। आप चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि रोसांक इंक ब्लैक टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। तो ई किसके मापन हेतु किया जाता है तो ई चीज के याद रखिए। ई व्यक्तित्व का मापन ये भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। रोसा स्याही दब्बा परीक्षण इसको हिंदी में कहते हैं। यहाँ नीचे भी लिखा गया है वही बात। चलिए इसको देख लेते हैं। रोसांक इंक ब्लैक टेस्ट रोसा स्याही दब्बा परीक्षण का प्रयोग व्यक्तित्व मापन में किया जाता है। इस परीक्षण को हरमन रोसा ने 1921 में विकसित किया था। यह एक प्रक्षेपी विधि है, ये भी याद रखिएगा। पूछता है कि ये कौन सी विधि है तो प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आता है। इस परीक्षण में 10 कार्डों पर एक स्याही के धब्बे बने होते हैं और 5 कार्ड पर काले व सफेद और अन्य कार्ड पर विभिन्न रंगों के धब्बे होते हैं और बालक को धब्बा दिखाकर आकृति के बारे में पूछा जाता है। यही होता है रोसा स्याही दब्बा परीक्षण। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प उसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 काफी सरल प्रश्न है। प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। तो उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न की अगर बात करें तो वो कौन है 17 का डी अभिक्षमता। ठीक, बाकी सभी वैधता विश्वसनीयता वस्तुनिष्ठता उत्तम परीक्षण की विशेषता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा इसका। नीचे देखिए वही चीज है कि उत्तम परीक्षण की विशेषताएं क्या क्या होती है, वही चीज यहाँ पर दिया गया है। ठीक, जैसे कि एक उत्तम परीक्षण की विशेषताएं निम्न है। वस्तुनिष्ठता है, विश्वसनीयता है, वैधता है, विभेदीकारिता है, व्यापकता है, व्यवहारिकता है, स्पष्टता और मानक। ये 8 उत्तम परीक्षण की विशेषता होती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अभी क्षमता उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है
अगला प्रश्न है हमारा कि बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है। तो सही सूत्र बताएं तो मानसिक आय बटा वास्तविक आय गुणे 100, ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अब नीचे थ्योरी में ये भी क्या कहा है, ए वाला विकल्प सही हो जाएगा इसका। और थ्योरी में कहा गया है कि बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आय बटा वास्तविक आय गुणे 100, ये वाला सही। और बुद्धि लब्धि IQ ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादन विलियम स्टर्न है, याद रखिएगा। तो इस सूत्र को देने वाले कौन है, तो विलियम स्टर्न है। ठीक, अगर यहाँ पर मैं 100 को हटा दूंगा और पूछूंगा कि इस सूत्र को किसने दिया था, तो किसको बताएंगे आप लोग, विलियम स्टर्न तो 100 का गुणा करे थे, लेकिन टर्मन का नाम आप सुने होंगे, टर्मन ने दिया था। ठीक, देखिए यहाँ पर ये चीज़ गलत दिया है, ध्यान रखिएगा। अब ये जो प्रश्न है ये इसको हटा देते हैं, तो देखिए इसको हटा दिए ना, तो अब इसको स्टर्न ने दिया है, लेकिन अगर 100 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा और टर्मन का नाम आ जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक, विलियम स्टर्न और कोहलमान जो है ये मानसिक आय बटा वास्तविक आय सिर्फ दिए थे, लेकिन 100 का गुणा करने का कार्य टर्मन ने किया था, अमेरिकी वैज्ञानिक टर्मन ने किया था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये वाला जो सूत्र है, मतलब ये वाला सूत्र जो है टर्मन का नाम आता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर गलत दिया है तो इस चीज़ को सुधार लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डैश डैश के अलावा निम्नलिखित में से के साथ समर्पित किया गया है। तो किसके साथ समर्पित किया गया है, तो वह किया गया है जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचनात्मक सिद्धांत से। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। अभी जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत या स्ट्रक्चर थ्योरी इंटेलिजेंट क्या है, इसको जेपी गिलफोर्ड है। ठीक, याद रखिएगा। इसको देखते हैं। अब देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द जेपी गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना सिद्धांत के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है, जो इस प्रकार हैं। एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत और सूचना प्रक्रम का सिद्धांत, ये सब आ जाएंगे इसके अंतर्गत। अब चलते हैं अगले प्रश्न, और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग देख लिए। अब चलिए रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण डैश डैश परीक्षण का उदाहरण, तो ये किस परीक्षण का उदाहरण है पूछ रहा है, तो ये किस परीक्षण का उदाहरण है, तो ये परीक्षण का सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लब्धांत परीक्षण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। यही चीज नीचे लिखा गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण है। बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्व गरिमा को डैश डैश है और उनके शैक्षिक निष्पादन को डैश डैश है। यानी बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्व गरिमा को घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। बुद्धि लब्धांक के आधार पर अगर बच्चों का वर्गीकरण करते हैं समूहों में, तो उनकी क्या होता है, गरिमा को घटा देगा और उनका जो प्रभावित शैक्षिक निष्पादन है उसको प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा 21 का। वही चीज यहाँ पर लिखा गया है, बी वाला। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22। क्रिस्टना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। क्रिस्टना अपनी कक्षा को, एक अध्यापिका है और वो अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। डैश डैश की ओर संकेत कर रही है, तो वह किसके ओर संकेत कर रही है, ये चीज आपको बताना है। तो देखिए अब जब कोई भी बालक जाएगा तो उस क्षेत्र का जब भ्रमण करेगा और फिर उसके बाद उस पर आकर बहस की जाती है, तो वह सीखने के लिए, आकलन के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा 22 का। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ए वाला सीखने के लिए विकल्प आकलन हो जाता है, ये अंतर्गत आता है, तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा।
अब चलते हैं अगले प्रश्न। यही चीज़ यहाँ पर दिया है कि भ्रमण पर ले जाती है और वापस लाने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा कराती है, तो यह सीखने के आकलन की ओर संकेत करता है। सीखने के आकलन की ओर संकेत करता है। ठीक, के यहाँ लिखा है के लिए आकलन। ठीक, सीखने के लिए आकलन का नहीं होगा, के होगा, याद रखिएगा। करता है तो क्षेत्र भ्रमण द्वारा छात्रों की विषय का तत्परता से सीखते हैं और पृष्ठ पोषण प्रदान करते हैं। ठीक, तो ये वाला विकल्प उसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण पूछ रहा है, कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण? तो वो है सत्र परीक्षा। किसी सत्र में जब आप परीक्षा लेते हैं तो वो रचनात्मक आकलन के संबंधित नहीं है, बी वाला विकल्प। दत्त कार्य गृह कार्य को कहते हैं, तो याद रखिए ये भी होता है प्रश्नोत्तरी और खेल मौखिक प्रश्न, ये भी होता है रचनात्मक कार्यों के लिए, तो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा 23 का। अब चलते हैं प्रश्न, इसका व्याख्या वही चीज बता रहा है कि मौखिक प्रश्न, दत्त कार्य, प्रश्नोत्तरी और खेल आदि शिक्षार्थी का रचनात्मक आकलन करते हैं, किंतु सत्र परीक्षा उनके रचनात्मक आकलन का उचित उपकरण नहीं है। तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को, पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को डैश डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो हम उसको कहते हैं केंद्रवर्ती प्रमाण का मापन उसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। जैसे यहाँ दिया गया है कि पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मापन को केंद्रवर्ती मापन का मान कहते हैं। केंद्र प्रवृत्ति मापन के अंतर्गत निम्न मापन आते हैं, जैसे कि माध्य, माध्यिका और बहुलक ये आते हैं केंद्र प्रवृत्ति का मापन। ठीक, तो ये तीनों आते हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक, तो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न और हमने इस प्रैक्टिस सेट में हल किया। आगे के जो भी प्रश्न होंगे मैं अगले प्रैक्टिस सेट में लेकर आऊँगा। तो चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।